हेलो एवरीवन। आज का पहला क्वेश्चन एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जो कि कहता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं दिया जाता। आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। और ऑप्शन में दे रहा है इथेनॉल, इथेनल, प्रोपेन 2 ऑन एंड लास्ट है पेंटेन 3 ऑन। ओके, तो सबसे पहले हम आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं। असल में आइडोफॉर्म टेस्ट एक तरह का हेलोफॉर्म टेस्ट है। ये एक हेलोफॉर्म टेस्ट है और हेलोफॉर्म टेस्ट में क्योंकि हेलोजन हमारे पास क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है, इस वजह से इनके नाम क्लोरोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट भी होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन के हिसाब से आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, सो आइडोफॉर्म टेस्ट हम देख लेते हैं। ये टेस्ट कुछ इस तरह के कंपाउंड्स देते हैं जिनमें CH3CO टाइप का ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है। सो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक रिएजेंट RCOCH3 है। ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम I2 के साथ में करवाएं और NaOH से करवाएं, इसका मतलब ये एक क्षारीय विलयन या फिर बेसिक सॉल्यूशन है किसका, आयोडीन का। क्लियर। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका RCOONA। ओके, ये एक कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट बना। इसका मतलब ये है कि जो आपका कीटोन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो जनरली आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट या फिर हेलोफॉर्म टेस्ट क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक और प्रोडक्ट बनता है वो है आपका आइडोफॉर्म। ये जो CH3 ग्रुप है आपका, ठीक है, ये CH3 ग्रुप जो है काय में बदल जाता है, आपके CHI3 में बदल जाता है और इसी का नाम क्या है आपका, आइडो फॉर्म। ठीक है। अगर आप यहाँ पर आयोडीन की जगह क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। साथ ही साथ में प्रोडक्ट में आपका बनेगा H2O और साथ ही साथ में NaBr बनेगा, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास नहीं है। ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो रिएक्शन कुछ इस तरह से बैलेंस हो जाएगी हमारी। ओके, क्लियर। सो असल में ये रिएक्शन CH3CO ग्रुप्स जिन रिएक्टेंट में होंगे वे रिएक्टेंट की ये आपकी रिएक्शन आइडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। एक बार हम अपने ऑप्शंस को देखकर आंसर पता लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन ए, इथेनल देखते हैं। ओके, और इथेनॉल का मॉलिक्यूल होगा आपका CH3CO। ठीक है। यहाँ पर हमें CH3CO ग्रुप जो है वो दिख रहा है। इसका मतलब कि अगर हम I2 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH करवाते हैं तो हमें आइडोफॉर्म यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ में हमें HCOONA का मॉलिक्यूल भी मिलेगा। ठीक है। इसका मतलब कि इथेनॉल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है। ऑप्शन बी की तरफ चलें तो ऑप्शन बी है इथेनॉल। ठीक है। इथेनॉल आपका बनेगा CH3CH2OH। यहाँ पर CH3CO ग्रुप नहीं है, लेकिन जो आपका एल्कलाइन आयोडीन सॉल्यूशन है वो एक ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन का काम करता है, तो एल्कोहल जो है वो आपका काय में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो सबसे पहले CH3CH2OH आपके CH3COH इथेनॉल में बदलेगा, और इथेनॉल जो है वो आपका I2NaOH की प्रेजेंस में CH I3 और HCOONA बनाएगा। मतलब ये भी क्या देगा, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। अगर हम ऑप्शन सी प्रोपेन टू ऑन की बात करें, जो कि बनेगा CH3CO CH3 से, तो यहाँ पर हमें CH3CO ग्रुप जो है वो दिख रहा है। अगर हम इधर से लें तो भी हमें दिख रहा है, और इधर से भी हमें CH3CO ग्रुप मिल रहा है। सो इसके साथ में जब आयोडीन और NaOH की रिएक्शन होगी, तो हमें एक CH3 ग्रुप क्या बना लेगा, आइटोफॉर्म बनाता हुआ दिखेगा, जो कि बनेगा CHI3 प्लस क्या बनेगा, CH3COONA। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, आइडोफॉर्म मिलेगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, जो कि है पेंटेन 3 ओन, इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3CH2CO CH2CH3। तो यहाँ पर हमें कहीं भी CH3CO ग्रुप देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये CH3 हैं जो हैं, इससे हम क्या नहीं बना सकते, आइडोफॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंटेन 3 ऑन जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पेंटेन 3 ऑन होगा। साथ ही साथ में याद रखने वाली बात ये है कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट है वो प्राइमरी एल्कोहल तो देगा ही, प्राइमरी एल्कोहल में इथेनॉल ही ऐसा एल्कोहल है जो ये टेस्ट देगा। अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, तो सेकेंडरी एल्कोहल जिनमें CH3 ग्रुप होंगे, वे आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, CH3CHOH CH3, अगर सेकेंडरी एल्कोहल कुछ इस तरह का हुआ, प्रोपेन टू ऑल, तो भी ये क्या देगा, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होगा आपके प्रोपेन टू ऑन में। पहले इसका ऑक्सीडेशन CH3CO CH3 में होगा, और फिर ये रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी, और आइडोफॉर्म टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो टर्शरी एल्कोहल होंगे, टर्शरी एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, क्योंकि उनके पास ये हाइड्रोजन नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होने पर नहीं बन पाएगा, और अगर कार्बोनाइल ग्रुप नहीं बन पाया तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी एल्कोहल जो कि आपका इथेनॉल है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। साथ ही साथ में सेकेंडरी एल्कोहल जिनमें मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, वो भी क्या करता है, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, लेकिन जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, HCOH। ठीक है, सो आइडोफॉर्म जो है, आइडोफॉर्म टेस्ट आपका फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं देता, क्योंकि उसमें भी आपका CH3CO ग्रुप नहीं है। सो आइडोफॉर्म यहाँ पर बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो इतनी सारी चीजें आपको आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में पता होनी चाहिए, और इससे आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर आप एक भी चीज याद रख लेते हैं इसमें,
ठीक है, जैसे कि अगर आप सिर्फ ये याद रखते हैं कि CH3CO ग्रुप जो हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है, तो भी आप जो हैं इनमें आंसर आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्न में से किस जलीय विलयन का उच्चतम क्वथनांक होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 1m NaOH, 1m Na2SO4, 1m NH4NO3 और 1m KNO3। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि जब आप किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसका मतलब क्वथनांक में क्या होता है? उन्नयन होता है। क्लियर? इसका मतलब ये है कि अगर हम पानी लेंगे, ठीक है, और पानी के अंदर अगर हम नमक मिलाते हैं या फिर NaOH मिलाते हैं, ठीक है, या ऐसा कोई भी सॉल्यूट जो कि क्या है? नॉन वोलाटाइल है, अवाष्पशील है, तो पानी जो कि पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, अब ये पूरा विलयन जो है 100 से प्लस डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। ठीक है, हो सकता है वो 104 हो, 105, 10 हो जाए। ठीक है, सो ये कहलाता है, ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर आपके सॉल्यूट के पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब होगा आपका विलायक और सॉल्यूट मतलब होगा विलेय। सो विलेय के कणों के ऊपर आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक तरह की क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, सो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो जो आपके सॉल्यूशन हैं, चारों सॉल्यूशन आपके सेम कॉन्सेंट्रेशन के हैं, इसका मतलब 1m कॉन्सेंट्रेशन के सारे सॉल्यूशन है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करता, मतलब कि मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड वो नहीं करता। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो अगर हम यहां से देखें तो हमें चारों ऑप्शंस में मोलैरिटी दे रखी है और 1m मोलैरिटी दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन सारे सॉल्ट्स के 1 मोल जो है क्या किए हुए हैं? 1 लीटर में घुले हुए हैं, सीधी सीधी बात। ठीक है, सो अगर हम 1m NaOH की बात करें, ठीक है, सो अगर इसको हम पानी में घोलेंगे तो ये हमें 1 मोल सोडियम आयन देगा, साथ ही साथ में क्या देगा? 1 मोल OH आयन भी देगा। ठीक है, क्लियर? बी की अगर हम बात करें, 1 मोल Na2SO4। क्लियर? सो ये हमें देगा 2 मोल Na+। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? Na2। साथ ही साथ में ये देगा हमें 1 मोल ऑफ SO4 2- आयंस। अगर हम सी की बात करें, जो कि है 1m NH4NO3, जो हमें टूटने पर 1 मोल NH4 पॉजिटिव और 1 मोल NO3 नेगेटिव देगा। ठीक है, और लास्ट 1m KNO3 की अगर हम बात करें, जो हमें टूटने पर 1 मोल K+ देगा और 1 मोल NO3- देगा। ठीक है, अब किस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ मोल्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे
नंबर ऑफ मोल्स का सीधा सीधा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स कितने हैं, 2 मोल हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो कितने हैं, 3 मोल हैं, ठीक है। यहाँ हम बात करें तो अगेन 2 मोल है, और यहाँ पर भी कितने मोल हैं, 2 मोल। इसका मतलब कि जो आपका Na2SO4 है वो सॉल्यूशन में 3 मोल्स क्या देगा, आयंस देगा, ठीक है, मतलब 3 मोल्स पार्टिकल्स देगा। और इसी वजह से जो आपका वाटर का सरफेस होगा, ठीक है, उस सरफेस पर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, ठीक है। और वो अल्टीमेटली आपके वाटर के वेपर्स को क्या कर देंगे, नंबर ऑफ वाटर वेपर्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा वाटर के मॉलिक्यूल को सरफेस से इवोपरेट करने के लिए, और इसी वजह से क्या हो गया, जो आपके Na2SO4 का सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, इन ऑप्शंस में सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है एक आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है, विलेय के कणों के ऊपर। और जिस विलयन में जितने ज्यादा कण होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्वथनांक उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो चीज बहुत ज्यादा आनी चाहिए वो ये है कि किस तरह से आप इन सॉल्ट्स का डिसोसिएशन करते हो। अगर आपने डिसोसिएशन गलत किया, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो आपको पता होना चाहिए कि एक सॉल्ट में एनायन कौन सा है और कैटायन कौन सा है, और आपको पता लग जाएगा अल्टीमेटली कि वो कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके सॉल्यूशन में प्रोवाइड आपको करवा रहा है, ठीक है। सो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए, सो अल्टीमेटली आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके, क्लियर, थैंक यू।